आपने सुना होगा जब कोई अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते चारों तरफ से परेशान हो जाए, थक जाए, तो वो अक्सर कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। कभी सोचा है क्यों लोगों को जुडिशरी पर इतना भरोसा है? इस भरोसे की बहुत सी वजहों में से एक वजह है वो केस जिसका फैसला भारत के संविधान का सुरक्षा कवच बन गया। आज हम बात करने जा रहे हैं केशवानंदा भारती केस की, जिसके फैसले ने तय किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। केस की शुरुआत केरल के एडनीर मठ से होती है, जिसके हेड थे स्वामी केशवानंदा भारती। केरल गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के तहत उनके मठ की तकरीबन 500 एकड़ जमीन एक्वायर करने का फैसला किया। भारती जी ने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया कि यह उनके फंडामेंटल राइट्स जैसे उस वक्त के आर्टिकल 19(1)(f) के तहत राइट टू प्रॉपर्टी और आर्टिकल 25 और 26 के तहत रिलीजियस फ्रीडम का हनन है। यह पहली बार नहीं था जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच टकराव देखने को मिला हो। इसके पहले भी रोमेश थापड़ और चंपाकम दोराईराजन जैसे मामलों में यह स्पष्ट हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संघर्ष होता है तो कोर्ट अक्सर फंडामेंटल राइट्स को ही प्राथमिकता देते हैं। इन्हीं फैसलों ने यह भी साबित किया कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करके डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सकता, जिसके चलते केशवानंदा भारती जी ने भी जब अपने अधिकारों को खतरे में देखा तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मगर कुछ ही समय में यह केस मठ या उसकी जमीन की बात से आगे निकल गया। इस मामले ने एक ऐसे सवाल को जन्म दिया जिसमें यह तय होना था कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बदल सकती है या नहीं। दरअसल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। साथ ही आर्टिकल 31(b) और 9 शेड्यूल को संविधान में ऐड किया गया, जिसका मकसद था कुछ लॉज को जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखना। इसका प्रभाव यह रहा कि जिन लॉज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देते थे उन्हें सेफ गार्ड मिल रहा था। पार्लियामेंट ने इस प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने पावर्स को बढ़ाया, जबकि जुडिशरी ने इस पर चेक्स लगाने की कोशिश की। और यहाँ से शुरू हुआ वो सिलसिला जहाँ एक और कोर्ट्स पार्लियामेंट की पावर पर अंकुश लगाने की कोशिश करते थे, वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट कोर्ट के जजमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए बाईपास करने की कोशिश करती थी। इनफैक्ट केशवानंदा भारती केस के कुछ सालों पहले गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। इस फैसले ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिट कर दिया, जिसके तुरंत बाद पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू किए। 24th अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एब्सोल्यूट पावर दी गई थी, जबकि 25th अमेंडमेंट के तहत प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद दिए जाने वाले मॉनेटरी रिलीफ को वर्ड कंपनसेशन से बदलकर अमाउंट किया गया, जिसका मकसद था कि रिलीफ के तौर पर दिया जाने वाला पैसा जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर हो सके। साथ ही 29th अमेंडमेंट के जरिए केरला के लैंड रिफॉर्म्स को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया ताकि जुडिशरी उन लॉज का रिव्यू ना कर सके। यह सब पार्लियामेंट के उस प्रयास का हिस्सा था जिसमें वह जुडिशियल रिव्यू से बचना चाहती थी। पार्लियामेंट इसी तरह अपनी सुप्रीमेसी को रिस्टोर करने के लिए कदम उठाती जा रही थी और इसी बीच आया केशवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की बेंच, भारत की अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस की 68 दिन तक सुनवाई की। पिटिशनर की तरफ से लेजेंडरी लॉयर नानी पालखीवाला ने कहा कि संविधान के कुछ बेसिक फीचर जैसे कि डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिन्हें पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। अगर ये बेसिक फीचर खत्म हो जाए तो संविधान की नींव खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल सीरवाई ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने का एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लैंड रिफॉर्म जैसे सोशल जस्टिस के स्टेप्स जरूरी हैं और संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह इवॉल्व होना चाहिए। इन्हीं सबके बीच 24 अप्रैल 1973 को यानी आज ही के दिन आया कोर्ट का जजमेंट, जिसमें 7-6 की नैरो मेजॉरिटी के साथ फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की पावर तो है, लेकिन वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। इस हिस्टोरिक डिसीजन में जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फेडरल स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड सोल हैं।
इन्हें अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन का अस्तित्व खत्म नहीं किया जा सकता। इस डॉक्ट्रिन ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे पार्लियामेंट चाहे भी तो पार नहीं कर सकती। आयरॉनिकली अपना ओरिजिनल लैंड केस हार गए थे, लेकिन उनका नाम संविधान के इतिहास में अमर हो गया। He lost the case but saved the constitution। जस्टिस एच.आर. खन्ना का फैसला इस रोल में निर्णायक था। उनकी वोट ने मेजॉरिटी तय की। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो तो वह संविधान को अथॉरिटेरियन डॉक्यूमेंट में बदल सकता है। ऐसे में जुडिशरी का रोल है कि वह संविधान की मूल धरोहर को बचाए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पहला प्रत्यक्ष प्रभाव 1975 में दिखा, जब इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट पास करके पार्लियामेंट के पावर्स को और बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्क केस 1980 में इस अमेंडमेंट के कुछ पार्ट्स को बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताकर स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में भी कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, क्योंकि वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, को बाईपास करता था। इनफैक्ट आज भी यह डॉक्ट्रिन जुडिशरी के लिए शील्ड की तरह काम करती है, चाहे CAA NRC प्रोटेस्ट हो, फार्म लॉज को रिपील करना हो, या फिर 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना हो। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सहारा लेकर डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और फेडरलिज्म जैसे मूल सिद्धांतों की रक्षा की है। 2023 में दिल्ली सर्विसेज बिल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया था, क्योंकि यह फेडरलिज्म को इंपैक्ट करता था। यह डॉक्ट्रिन इंटरनेशनल लेवल पर भी मशहूर हुआ। जर्मनी, साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने अपने संविधान में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स अडॉप्ट किए, लेकिन ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी बन रही है। लेकिन जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस डॉक्ट्रिन को जहां एक तरफ सेवियर के तौर पर देखा जाता है, वहीं यह क्रिटिसिज्म से भी नहीं बच पाया। क्रिटिक्स का मानना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक तरफ जहां कॉन्स्टिट्यूशन का सेवियर है, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ पहलू विवाद का विषय भी बने हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म यह है कि इस डॉक्ट्रिन की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं बनाई कि कौन सा एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कौन सा एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा रहेंगे। यह एम्बिग्युइटी जुडिशरी को काफी डिस्क्रिशनरी पावर देती है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि इस डॉक्ट्रिन के जरिए जुडिशरी ने खुद को एक तरह का सुपर लेजिस्लेचर बना दिया है, जहां वो पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट को भी रोक सकती है, चाहे वो लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही क्यों न लाया गया हो। इससे सेपरेशन ऑफ पावर का मूल सिद्धांत प्रभावित होता है, जहां लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का काम है और लॉ इंटरप्रिटेशन जुडिशरी का। क्रिटिक्स कहते हैं कि जब जुडिशरी अपनी बाउंड्रीज को पार करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही इनवैलिडेट करने लगे, तो यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बन जाता है। इसी डिबेट के बीच 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी बेसिक स्ट्रक्चर का अनिवार्य हिस्सा है, और इसी लॉजिक का यूज करते हुए उसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2015 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, जिसमें पार्लियामेंट ने जजेस की अपॉइंटमेंट में अपना रोल बढ़ाने का प्रयास किया था। इस फैसले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि क्या जुडिशरी खुद को अकाउंटेबिलिटी से बचा रही है। लेकिन इन सब की डिबेट के बीच एक बात तो साफ है, केशवानंदा भारती केस ने जुडिशरी को एक सुप्रीम गार्डियन बना दिया, जो हर उस वक्त जाग जाती है जब भी पार्लियामेंट किसी ऐसे अमेंडमेंट का प्रयास करती है जो संविधान के मूल मंत्रों को चोट पहुंचाए। आज जब भारत नए चैलेंजेस जैसे कि AI गवर्नेंस, डिजिटल सर्विलेंस और क्लाइमेट जस्टिस का सामना कर रहा है, तब यह डॉक्ट्रिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास बनकर हमें डायरेक्शन देता है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि भारत का संविधान एक पत्थर की शिला नहीं, बल्कि एक जीवित ग्रंथ है, और केशवानंदा भारती केस हमें यह याद दिलाता है कि इस ग्रंथ के मूल मंत्र लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समता कभी नहीं बदले जा सकते।